दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि पक्की सड़क के ऊपर हवा तक कांपती नजर आती थी, जैसे गर्मी ने पूरे मैदान को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा हो। मध्य प्रदेश के उस ग्रामीण बेल्ट में दूर दूर तक सरसों के पीले फूल और गेहूं की हरियाली फैली थी, और खेतों के बीच से गुजरती एक संकरी सिंगल रोड चुपचाप आगे बढ़ती चली जाती थी। उसी रास्ते पर ऑलिव ग्रीन रंग का एक पुराना सैन्य लॉजिस्टिक्स ट्रक अपनी तय गति में चल रहा था। न कोई दिखावा, न कोई बेवजह तेज रफ्तार, बस इंजन की स्थिर धुन और पहियों की भरोसेमंद पकड़। ड्राइविंग सीट पर लांस नायक गुरदीप था, नजरें सड़क पर टिकाए, हाथ स्टीयरिंग पर सधे हुए, जैसे उसने इस तरह के रास्ते 1000 बार पढ़ रखे हों। बगल वाली सीट पर कर्नल अर्जुन मल्होत्रा बैठे थे। उम्र 45 के आसपास, चौड़ा कंधा, तनी हुई गर्दन, घनी तराशी मूंछें और आंखों में वह ठहराव जो बरसों की फील्ड ड्यूटी के बाद आता है। उन्होंने अपनी बैरेट गोद में रखी थी और बाहर फैले खेतों को देख रहे थे, मगर वह देखना भी वैसा नहीं था जैसा कोई पर्यटक देखता है। यह उस आदमी की नजर थी जो हर शांत दृश्य के पीछे छिपी अनिश्चितता समझता है। पीछे 4 जवान बैठे थे, धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कोई घर का जिक्र कर रहा था, कोई अगले बेस पर मिलने वाली चाय की हंसी उड़ा रहा था, और कोई चुप था। मगर उसकी चुप्पी भी थकान नहीं, सतर्कता थी। गुरदीप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब आज मौसम साफ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शाम से पहले छावनी पहुंच जाएंगे। कर्नल ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, बस अपनी लेन में रहो गुरदीप, रफ्तार कम ही ठीक है, हम यहां किसी से रेस लगाने नहीं निकले। यह वाक्य साधारण लगता था, मगर उसमें एक पूरी ट्रेनिंग थी, एक पूरी सोच थी कि सड़क पर भी जीत का मतलब पहले पहुंचना नहीं, सुरक्षित पहुंचना होता है। ट्रैफिक लगभग नहीं था। कभी कभार दूर से कोई ट्रैक्टर दिख जाता, या साइकिल पर एक किसान अपने सिर पर बोरी रखे निकल जाता, और ट्रक उनके पास से धीमे गुजरता तो लोग हाथ उठाकर इशारा कर देते, जैसे सेना की गाड़ी देखकर उन्हें अपनेपन की एक हल्की तसल्ली मिलती हो। तभी पीछे से अचानक एक तेज और चुभने वाली आवाज हवा को चीरती हुई आई, एक हाई प्रेशर हॉर्न। ऐसा हॉर्न जो कानून में प्रतिबंधित हो, मगर ताकत के सामने कानून अक्सर झुक जाता है। गुरदीप ने साइड मिरर में देखा तो धूल का एक भारी गुब्बार उठता नजर आया, और उसी धूल के भीतर चमकती हुई काली गाड़ियों की कतार, लाल नीली बत्तियों की झपक और सायरन का वह अहंकारी सुर जो रास्ता नहीं मांगता, रास्ता छीनता है। गुरदीप की आवाज में अनचाहा तनाव आ गया, साहब पीछे वीआईपी काफिला लगता है। कर्नल ने गर्दन घुमाकर पीछे नहीं देखा, जैसे उन्हें पीछे की चीख से डर नहीं, नियम से मतलब था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उन्हें जगह दे दो, हम अपनी लेन में रहेंगे। गुरदीप ने ट्रक को धीरे धीरे बाईं तरफ दबाया। पहिए पक्की सड़क से उतरकर कच्ची पटरी पर आ गए, ताकि पीछे आने वालों को निकलने की पूरी जगह मिल जाए। ट्रक के अंदर पीछे बैठे जवान भी खिड़की से झांकने लगे, मगर किसी ने कोई बेअदबी नहीं की। सेना का अनुशासन यही सिखाता है कि आम नागरिक हो या कोई अधिकारी, सड़क पर झगड़ा नहीं, संयम। लेकिन यह काफिला आम नहीं था। यह उस इलाके के बाहुबली विधायक विक्रम प्रताप राणा का काफिला था, जिसकी ताकत गांव के चौपाल से लेकर थाने के कमरे तक चलती थी। सबसे आगे काली स्कॉर्पियो, जिस पर बत्तियां नियम के खिलाफ फिर भी शान से जल रही थीं। उसके पीछे सफेद रंग की एक महंगी एसयूवी, और उसके पीछे फिर 7-8 काली गाड़ियां, सभी खिड़कियों पर गहरे शीशे, जैसे अंदर बैठे लोग खुद को जनता से अलग किसी और दुनिया का समझते हों। काफिला ट्रक के पास आया, जगह होते हुए भी हॉर्न बजता रहा। सायरन की आवाज खेतों तक फैल गई। किसान अपने काम से सिर उठाकर देखने लगे। बच्चों ने हाथ रोक लिया, और हवा में एक तमाशे की आहट घुल गई। आगे वाली स्कॉर्पियो ट्रक के बराबर आई। अंदर से एक गनमैन ने हाथ निकालकर गुरदीप को नीचे उतरने का इशारा किया। इशारा नहीं था, हुक्म था। गुरदीप ने दांत भींचकर बड़बड़ाया, साहब, अब क्या खेत में उतार दूं? पूरी रोड तो खाली पड़ी है। कर्नल ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डांट नहीं थी, बस एक आदेश था, ध्यान मत दो, चलते रहो, गति धीमी रखो। अगले ही पल विधायक की सफेद एसयूवी ट्रक के बराबर आई। ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक के सामने अपनी गाड़ी काटी और तेज ब्रेक लगा दी।
गुरदीप के पैर ने ब्रेक पर पूरी ताकत से दबाव डाला। भारी ट्रक के टायर सड़क पर घिसे, एक तीखी चीख जैसी आवाज निकली, धूल और जले रबर की गंध हवा में फैल गई और ट्रक कुछ इंच पहले रुक गया। अगर गुरदीप एक सेकंड भी चूकता तो हादसा तय था। पीछे बैठे जवान झटके से एक दूसरे से टकराए, किसी ने सीट पकड़ ली और एक पल के लिए ट्रक के अंदर खामोशी छा गई, वह खामोशी जो खतरे के बाद आती है। कर्नल ने डैशबोर्ड पर हाथ रखकर खुद को संभाला, फिर बिना घबराए बोले, नीचे कोई नहीं उतरेगा, पहले स्थिति समझो। सामने एसयूवी रुकी थी और पीछे की काली स्कॉर्पियो के दरवाजे एक साथ खुलने लगे, जैसे किसी फिल्म का सीन हो, मगर यह फिल्म नहीं, जमीनी हकीकत थी। निजी सुरक्षाकर्मी, कुछ काली वर्दियों में, कुछ सफारी सूट में, हाथों में हथियार, नजरों में गुंडई, उन्होंने ट्रक को घेरना शुरू कर दिया। सबसे आखिर में विधायक विक्रम प्रताप राणा उतरा, सफेद खादी का कुर्ता पायजामा, गले में मोटी सोने की चेन, आंखों पर महंगा काला चश्मा और चेहरे पर वह अकड़ जो सत्ता के नशे से आती है। वह सीधा ट्रक की ड्राइवर साइड की तरफ आया, दरवाजे पर हथेली मारी और चिल्लाया, ओए ड्राइवर, नीचे उतर, तुझे दिखता नहीं कौन आ रहा है? हॉर्न सुनाई नहीं देता। गुरदीप का चेहरा तमतमा गया, मगर वह सीट से नहीं हिला। उसके कानों में कर्नल का आदेश गूंज रहा था। कर्नल ने एक सेकंड में फैसला किया, अगर वह नहीं उतरेंगे तो यह भीड़ गुरदीप को खींचने की कोशिश करेगी और फिर बात हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने अपनी बैरेट उठाई, सिर पर रखी, वर्दी को एक बार ठीक किया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आए। उनके जूतों की आवाज सड़क पर पड़ी तो हल्की सी थक थक हुई, मगर वह थक थक उस भीड़ के शोर से अलग थी, उसमें अनुशासन का वजन था। विधायक ने कर्नल को देखा, उसे उम्मीद थी कोई डरपोक ड्राइवर होगा, मगर सामने सेना का कर्नल खड़ा था, फिर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। उसने उंगली उठाई, उसकी आवाज में जहर था, यह रास्ता क्या तुम्हारे बाप का है? बीच में ट्रक चलाए जा रहे हो, कब से हॉर्न दे रहे हैं? साइड देने में क्या मर रहा था? कर्नल अर्जुन मल्होत्रा ने उसकी आंखों में सीधे देखा, आवाज धीमी थी मगर भारी, मिस्टर, यह पब्लिक का रास्ता है, हमने आपको निकलने की पूरी जगह दी थी, और जिस तरीके से आपने अपनी गाड़ी हमारे सामने काटकर ब्रेक लगाया, उससे आपकी जान भी जा सकती थी और मेरे जवानों को भी चोट लग सकती थी। विधायक ने हंसकर आसपास अपने लोगों की तरफ देखा, जैसे वह दर्शकों से तालियां मांग रहा हो, और फिर बोला, देखो भाई, ये हमें कानून सिखा रहे हैं। अरे फौजी, तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? इस इलाके में पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है, और तू तो बस सरकारी नौकर है। कर्नल ने सांस ली, उनका चेहरा शांत रहा, मगर आंखों में सख्ती उतर आई। मैं भारतीय सेना का अधिकारी हूं और हम देश के नौकर हैं, किसी व्यक्ति के नहीं। आप अपनी गाड़ियां हटाइए और हमें जाने दीजिए। विधायक एक कदम और आगे आया, उसके शब्द अब अपमान की सीमा पार कर रहे थे। तुम्हारे जैसे कर्नल मैंने बहुत देखे हैं, अभी यहीं सबके सामने तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, समझा? यह वाक्य सुनते ही ट्रक के पीछे बैठे जवानों का खून खौल उठा। उनमें से एक ने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर गुरदीप ने आंखों के इशारे से रोक दिया, जैसे वह खुद भी अपने अंदर के तूफान को पकड़ रहा हो। कर्नल ने बिना पीछे देखे बस इतना कहा, कोई भी जवान बिना आदेश के बाहर नहीं आएगा। फिर उन्होंने विधायक की तरफ नजर टिकाई और एक पल के लिए हवा जैसे रुक गई। कर्नल का संयम विधायक को कमजोरी लगा। उसने अपनी आवाज और ऊंची की, यहां का एसपी मेरी सिफारिश से बैठता है, डीएम मेरी मर्जी के बिना सांस नहीं लेता, और तू मुझे नियम बताएगा। कर्नल ने हल्के मगर साफ शब्दों में कहा, विधायक जी, ताकत का सही इस्तेमाल वही करता है जो खुद पर नियंत्रण रखे। हम दुश्मन नहीं हैं, देश के रक्षक हैं, रास्ता साफ कर दीजिए। विधायक ने उनकी छाती की तरफ उंगली बढ़ाई, जैसे धक्का देने जा रहा हो, और उसी पल कर्नल की आंखों में एक ऐसी ठंडी चमक आई जो किसी धमकी से नहीं आती। वह उस आदमी की चेतावनी थी जो हिंसा नहीं चाहता मगर उससे डरता भी नहीं। कर्नल ने धीमे स्वर में कहा, हाथ लगाइए मत, बात अभी भी सभ्य तरीके से खत्म हो सकती है। और वहीं खेतों के किनारे खड़े लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने फुसफुसा कर कहा, वीडियो बना, और कहानी के ऊपर एक अदृश्य जाल बुनना शुरू हो गया। ऐसा जाल
जिसमें ताकतवर सबसे पहले फंसता है, क्योंकि उसे लगता है उसे कोई देख नहीं रहा। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा उस संकरे रास्ते के बीच खड़े थे, जैसे सड़क खुद उनके इर्द गिर्द थम गई हो। सामने खड़ी सफेद एसयूवी, उसके चारों ओर फैले काले कपड़ों में हथियारबंद लोग और पीछे उनका अपना ट्रक, सब कुछ एक अजीब से ठहराव में जकड़ा हुआ था। दोपहर की धूप अब सीधे सिर पर चढ़ आई थी। पसीने की महीन बूंदें माथे पर उभरने लगी थीं, मगर कर्नल के चेहरे पर न घबराहट थी, न जल्दबाजी। उनकी आंखें सामने खड़े विधायक विक्रम प्रताप राणा को देख रही थीं, लेकिन असल में वे उससे आगे देख रहे थे, उस सीमा तक जहां एक गलत फैसला कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकता था। उन्होंने हल्के से सांस ली, जैसे अपने भीतर के शोर को बाहर जाने दे रहे हों, और खुद को याद दिलाया कि वे यहां किसी को सबक सिखाने नहीं, अपने जवानों को सुरक्षित ले जाने आए हैं। पीछे ट्रक में बैठे जवानों की निगाहें अपने कर्नल पर टिकी थीं। किसी के होंठ भींचे हुए थे, किसी की उंगलियां अनायास ही हथेली में सिमट आई थीं। वे सब जानते थे कि एक इशारा काफी है और यह पूरी भीड़ पल भर में पीछे हट जाएगी। ट्रेनिंग ने उन्हें सिखाया था कि संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखती है तैयारी और आदेश। लेकिन उसी ट्रेनिंग ने यह भी सिखाया था कि ताकत का असली इम्तिहान उसे रोकने में होता है। लैंस नायक गुरदीप सीट पर बैठा बैठा आगे का दृश्य देख रहा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, मगर आंखों में भरोसा था अपने अफसर पर और उस फैसले पर जो वह लेने वाले थे। विक्रम प्रताप राणा ने अपने चश्मे के ऊपर से कर्नल को देखा, जैसे उन्हें तौल रहा हो। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि सामने खड़ा यह आदमी न झुक रहा है, न डर रहा है। उसके लिए सत्ता हमेशा शोर से चलती आई थी, डांट, धमकी, भीड़ और हथियारों के बल पर। उसने आसपास अपने लोगों की तरफ देखा, मानो उनसे सहमति चाहता हो, और फिर ठहाका लगाते हुए बोला कि यह फौजी खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। उसके शब्द हवा में तैरते रहे, मगर कर्नल के भीतर कहीं जाकर टकराए भी नहीं। उनके दिमाग में उस वक्त अपने पिता की आवाज गूंज रही थी, जो कभी सेना में थे और जिन्होंने उन्हें बचपन में कहा था कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, यह उस भरोसे का बोझ होती है जिसे लोग तुम पर रख देते हैं। कर्नल ने अपनी नजरें पल भर के लिए नीचे झुकाईं, जैसे सड़क पर फैली धूल को देख रहे हों, और फिर वापस विधायक की आंखों में डाल दीं। उनकी आवाज शांत थी, मगर उसमें थकान नहीं, स्पष्टता थी। उन्होंने कहा कि वे किसी से टकराव नहीं चाहते, उन्हें बस आगे जाना है, और यह रास्ता किसी एक का नहीं, सबका है। उनके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, कोई तंज नहीं, बस तथ्य था। यही बात शायद विक्रम प्रताप को सबसे ज्यादा चुभ रही थी कि कोई बिना ऊंची आवाज किए, बिना डर दिखाए उसकी बात काट रहा था। रास्ते के किनारे खड़े किसान और राहगीर अब खुलकर यह दृश्य देखने लगे थे। कुछ देर पहले तक वे दूर से तमाशा देख रहे थे, मगर अब पास आकर खड़े हो गए थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर उत्सुकता, और किसी पर उम्मीद की एक हल्की सी चमक। उन्होंने बहुत बार ताकत को जीतते देखा था, मगर आज पहली बार किसी को ताकत के सामने खड़े रहकर भी शांत रहते देखा जा रहा था। एक बूढ़ा किसान अपनी पगड़ी ठीक करते हुए बुदबुदाया कि लगता है बात कुछ और ही है। यह फौजी डरने वालों में से नहीं है। कर्नल के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था, जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता था। वे जानते थे कि अगर स्थिति बिगड़ी तो नुकसान सिर्फ एक विधायक या कुछ गुंडों का नहीं होगा, बल्कि आम लोगों का भी, जो यहां खड़े तमाशबीन बन चुके थे। उन्होंने अपने जवानों की तरफ नजर घुमाई, बहुत हल्की, लगभग अदृश्य, और उस नजर में एक ही संदेश था, संयम। जवानों ने सिर हिलाकर उसे स्वीकार किया, जैसे यह कोई नया आदेश नहीं, बल्कि उनकी सोच का ही हिस्सा हो। विक्रम प्रताप ने फिर एक कदम आगे बढ़कर कर्नल के बहुत करीब आकर खड़े होने की कोशिश की, मानो उनकी निजी जगह में घुसकर उन्हें असहज करना चाहता हो। उसकी आवाज अब और ऊंची थी, शब्द और तीखे। उसने कहा कि यहां कानून वही है जो वह कहता है, और जिसने भी उसकी रफ्तार रोकी, वह उसे सबक सिखाएगा। मगर उसकी इस गरज के बीच एक बात बदल चुकी थी। अब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे और समझ भी रहे थे। यह सिर्फ दो व्यक्तियों का टकराव नहीं रहा था। यह एक सवाल बन गया था कि क्या ताकत हमेशा सही होती है। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा ने एक बार फिर गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर हल्की सी कठोरता आई, लेकिन वह गुस्से की नहीं, जिम्मेदारी की थी। उन्होंने धीरे से कहा कि
अगर कोई कानून से ऊपर नहीं है तो वह खुद भी नहीं, और सामने खड़ा आदमी भी नहीं। यह वाक्य हवा में तैरता हुआ भीड़ तक पहुंचा और कई चेहरों पर पहली बार संतोष की झलक आई। यह वह पल था जहां उम्मीद ने पहली बार सिर उठाया, कमजोर, नाजुक, मगर जिंदा। सूरज अपनी जगह पर ही था, गर्मी कम नहीं हुई थी, रास्ता अभी भी जाम था और टकराव टला नहीं था। मगर इस सब के बीच एक बात साफ हो चुकी थी कि यह कहानी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर इसका जवाब सिर्फ आवाजों से नहीं, किसी और तरीके से आने वाला था। और उस आने वाले जवाब की आहट बहुत हल्की सही, लेकिन अब सुनाई देने लगी थी। विक्रम प्रताप राणा की आवाज अब गूंजने लगी थी, जैसे वह हर शब्द के साथ अपने वर्चस्व की घोषणा कर रहा हो। उसने हाथ के इशारे से अपने गनमैनों को थोड़ा और आगे आने का संकेत दिया, और वे लोग बिना किसी हिचक के कर्नल और ट्रक के बीच फैल गए। हथियार नीचे थे, मगर उनकी मौजूदगी ही एक धमकी थी। यह वह क्षण था जब माहौल में तनाव इतना घना हो गया कि मानो हवा भी भारी हो गई हो। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा इसे साफ महसूस कर रहे थे। उनके सामने खड़ा यह आदमी ताकत को सिर्फ डर के पैमाने पर समझता था, और उसके लिए यह एक खेल था, देखना कि कौन पहले झुकता है। पीछे ट्रक के अंदर जवानों की सांसें और गहरी हो गई थीं। उनमें से एक जवान ने अपने घुटनों पर रखी हथेली को कसकर दबाया, जैसे खुद को काबू में रख रहा हो। दूसरा जवान बाहर झांकते हुए यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर हालात बिगड़े तो किस दिशा से खतरा आएगा। वे सब जानते थे कि वे संख्या में कम हैं, लेकिन यह भी जानते थे कि ट्रेनिंग और अनुशासन का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि सही वक्त पर न लड़ना भी होता है। फिर भी इंसान होने के नाते अपने अफसर का अपमान देखना किसी के लिए आसान नहीं था। विक्रम प्रताप ने अचानक कर्नल के बहुत करीब आकर उनकी छाती की तरफ उंगली तान दी। उसकी उंगली में अंगूठी चमक रही थी, जैसे वह उस चमक से भी डर पैदा करना चाहता हो। उसने फुसफुसाने के अंदाज में, मगर जानबूझकर इतना तेज कि आसपास खड़े लोग सुन लें, कहा कि वह चाहे तो अभी यहां वर्दी उतरवा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह वाक्य हवा में नहीं, सीधे कर्नल के भीतर उतर गया। वर्दी का अपमान, वह भी सार्वजनिक रूप से, किसी भी सैनिक के लिए सिर्फ गाली नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान पर हमला होता है। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा की आंखों में एक पल के लिए आग सी चमकी, लेकिन वह आग बाहर नहीं आई। उसी क्षण उनके भीतर दो रास्ते खुल गए। एक रास्ता वह था जिसमें वे बस एक आदेश देते और सामने खड़ी यह पूरी भीड़ कुछ ही मिनटों में पीछे हट जाती। दूसरा रास्ता वह था जिसमें वे अपमान को निगल जाते, अपने गुस्से को भीतर बांध लेते और हालात को कानून और समय पर छोड़ देते। यह फैसला सिर्फ उनका नहीं था, यह उन जवानों का भी था जो उन पर भरोसा करके खड़े थे, और उन आम लोगों का भी जो इस सड़क पर फंसे हुए थे। उन्होंने अपने भीतर उभरती उस आवाज को दबाया जो कह रही थी कि अब बहुत हो गया। उनके कानों में अपने प्रशिक्षण के दौरान सुनी गई एक पंक्ति गूंज गई, सच्ची ताकत वही है जो खुद पर काबू रख सके। कर्नल ने धीरे से अपना कंधा सीधा किया, जैसे अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी अनुशासित कर रहे हों। उन्होंने विक्रम प्रताप की उंगली की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में, और बहुत शांत स्वर में कहा कि हाथ पीछे कर लीजिए, आप सीमा पार कर रहे हैं। इस जवाब ने विक्रम प्रताप को चौंका दिया। उसे उम्मीद थी कि या तो सामने वाला डर जाएगा या गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसे वह अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सके। मगर यहां तो उसे एक ऐसी शांति मिल रही थी जो उसकी हर चाल को बेअसर कर रही थी। उसने झुंझलाकर अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन शब्दों से हमला जारी रखा। उसने अपने रिश्तों, अपने फोन कॉल्स और अपनी पहुंच का जिक्र शुरू कर दिया, मानो हर नाम और हर पद उसके लिए एक ढाल हो। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर अपने जवानों को देखा। उनकी नजरें सवाल कर रही थीं, क्या अब भी संयम? कर्नल की आंखों में जवाब साफ था। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, और वह इशारा उन सबके लिए काफी था। जवानों ने अपनी जगह नहीं बदली, हथियारों की नाल नीचे ही रही और उंगलियां ट्रिगर से दूर रहीं। यह दृश्य अपने आप में एक बयान था कि ताकत यहां मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। रास्ते के किनारे खड़े लोगों में अब फुसफुसाहट तेज हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल उठाकर रिकॉर्ड करने लगे थे,
कुछ ने अपने बच्चों को पीछे किया और कुछ ने मन ही मन दुआ की कि यह मामला बिना खून खराबे के खत्म हो जाए। विक्रम प्रताप ने यह सब देखा, लेकिन उसने इसे अपनी जीत समझ लिया। उसे लगा कि सामने वाला डर गया है, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह और ज्यादा उग्र हो गया। आवाज और ऊंची, शब्द और जहरीले। उसने खुलेआम कहा कि यह वर्दी उसे कुछ नहीं सिखा सकती और वह जो चाहे कर सकता है। कर्नल के भीतर का संघर्ष अब अपने चरम पर था। हर अपमान उनके भीतर किसी पत्थर की तरह गिर रहा था, लेकिन वह उन पत्थरों को जमा कर रहे थे, फेंक नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वे अभी टूटे तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, और शायद गलत तरीके से। उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि भीड़ भी सुन सके, और साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी कीमत पर कानून हाथ में नहीं लेंगे, और अगर किसी ने उनके जवानों को या सरकारी संपत्ति को छूने की कोशिश की तो परिणाम गंभीर होंगे। यह एक चेतावनी थी, धमकी नहीं, और इसी में उसकी ताकत थी। विक्रम प्रताप के चेहरे पर पहली बार एक पल के लिए झिझक उभरी, बहुत हल्की, लगभग अदृश्य, मगर मौजूद। उसने महसूस किया कि सामने खड़ा आदमी कमजोर नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। उस इंतजार में ही असली खतरा छिपा है। माहौल अब एक पतले धागे पर टिका था। एक गलत शब्द, एक गलत हरकत, और सब कुछ बदल सकता था। और वहीं उसी क्षण दूर कहीं से किसी मोबाइल की कैमरा लाइट चमकी। किसी ने रिकॉर्ड बटन दबा दिया था। यह वह पल था जब कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया, क्योंकि अब यह टकराव सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहने वाला था। अब इसका फैसला कहीं और, किसी और स्तर पर होने वाला था, और दोनों में से किसी को भी अभी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला किसके पक्ष में जाएगा। समय जैसे उस सड़क पर ठहर गया था। सूरज धीरे धीरे ढलने के बजाय और तेज महसूस होने लगा, मानो हर बीतता मिनट वहां खड़े लोगों की परीक्षा ले रहा हो। ट्रक अब भी बीच रास्ते में अटका था। इंजन बंद नहीं किया गया था, लेकिन उसकी लगातार गूंजती धीमी आवाज एक बेचैनी पैदा कर रही थी। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा अपने स्थान पर खड़े रहे। पसीने की हल्की धार गर्दन से नीचे उतर रही थी, मगर उनकी मुद्रा में कोई ढील नहीं थी। यह वह दौर था जब ताकत का नहीं, सहनशीलता का इम्तिहान शुरू हो चुका था। विक्रम प्रताप राणा ने इस ठहराव को अपनी जीत समझ लिया। उसे लगा कि जितनी देर वह उन्हें रोके रखेगा, उतना ही उसका दबदबा बढ़ेगा। उसने अपने गनमैनों को इधर उधर फैलने का इशारा किया। कुछ सड़क के बीच खड़े हो गए, कुछ खेतों की तरफ मुड़कर तमाशबीनों को घूरने लगे। उनकी नजरों में डर नहीं, चेतावनी थी, जैसे वे कहना चाहते हों कि यहां खड़े रहना भी इजाजत से हो रहा है। कर्नल ने यह सब देखा, मगर प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें पता था कि हर छोटी प्रतिक्रिया इस आग में और घी डाल सकती है। ट्रक के भीतर जवानों की हालत भी आसान नहीं थी। गर्मी, पसीना और लंबे समय तक खड़े रहने की थकान धीरे धीरे शरीर पर असर दिखाने लगी थी। किसी ने पानी की बोतल उठाई, मगर बिना आदेश के कुछ करने की आदत नहीं थी। गुरदीप की पीठ सीट से सटी हुई थी, मगर उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। बाहर की आवाजें, गालियां, ठहाके, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं था कि लड़ाई हो जाएगी, बल्कि इस बात का था कि कहीं उसके कर्नल पर हाथ न उठ जाए। यही सोच उसे भीतर से जला रही थी। भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। कुछ लोग छांव ढूंढकर खड़े थे, कुछ सीधे धूप में। मोबाइल कैमरे लगातार चल रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि वे किसी बड़े ड्रामे का हिस्सा बन रहे हैं, मगर इस ड्रामे में कोई संगीत नहीं था, कोई कट नहीं था, सिर्फ इंतजार था, और इंतजार हमेशा सबसे भारी होता है। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा ने लोगों की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ उनका अपमान नहीं रहा, यह उन सबकी परीक्षा बन चुका है। विक्रम प्रताप ने फिर से आवाज ऊंची की। उसने अपने रसूख की बातें दोहराईं, फोन कॉल्स का जिक्र किया, अधिकारियों के नाम लिए। हर नाम के साथ उसकी आवाज और कड़ी होती गई, जैसे वह शब्दों से ही दीवारें खड़ी कर रहा हो। उसने कहा कि यहां कोई उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेता, और यह सड़क तो दूर की बात है। उसके शब्द हवा में फैलते रहे, लेकिन कर्नल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। भीतर जरूर हलचल थी, गुस्सा, अपमान और थकान का मेल,
मगर बाहर वही संयम। कर्नल ने अपने जवानों की तरफ देखा। कुछ की आंखें लाल हो चुकी थीं, कुछ की झबड़े की मांसपेशियां कस गई थीं। यह वही पल था जहां एक अफसर अपने लोगों को सिर्फ आदेश से नहीं, अपने उदाहरण से संभालता है। उन्होंने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा कि कोई भी उकसावे में नहीं आएगा। यह सुनते ही जवानों के कंधे थोड़े ढीले पड़े, जैसे उन्हें भरोसा मिल गया हो कि उनका संयम बेकार नहीं जा रहा। मिनट घंटे में बदलते महसूस होने लगे। सड़क जाम थी, गाड़ियां दूर दूर तक रुक चुकी थीं। कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, कहीं से किसी बूढ़े की खांसी। जीवन चलता रहा, मगर इस छोटे से हिस्से में सब कुछ अटका हुआ था। यही वह समय था जब कर्नल को एहसास हुआ कि सच्ची परीक्षा गोली या घूंसे से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब आप कुछ भी कर सकते हों, फिर भी कुछ न करें। विक्रम प्रताप के चेहरे पर भी अब थकान दिखने लगी थी, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने फिर एक बार कर्नल के बहुत करीब आकर खड़े होने की कोशिश की, जैसे उनकी खामोशी को तोड़ना चाहता हो। मगर कर्नल वहीं खड़े रहे, नजरें सीधी, आवाज स्थिर। उनके भीतर यह विश्वास गहरा हो चुका था कि सही वक्त आएगा और तब जवाब शब्दों या हथियारों से नहीं, व्यवस्था से मिलेगा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था और उसकी किरणें अब लंबी परछाइयां बनाने लगी थीं। उन परछाइयों में खड़े लोग, गाड़ियां और हथियार सब एक दूसरे में घुलते से लग रहे थे। इस लंबे, थकाने वाले इंतजार के बीच कहीं दूर से सायरन की एक अलग सी आवाज सुनाई दी, अभी बहुत हल्की मगर साफ। यह वही आवाज थी जो संकेत देती है कि कहानी अब अपने अगले मोड़ की तरफ बढ़ रही है। सायरन की वह आवाज धीरे धीरे साफ होती गई और उसके साथ ही सड़क पर खड़े हर इंसान की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यह वीआईपी काफिले की हुटर नहीं थी, न ही किसी नेता की शान दिखाने वाली चीख। यह प्रशासन की आवाज थी, सख्त, नियमित और बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा ने सिर घुमाकर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी, और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी राहत की परछाई उभरी। उन्हें पता था कि अब यह टकराव सिर्फ शब्दों और अहंकार तक सीमित नहीं रहेगा। विक्रम प्रताप राणा ने भी सायरन सुना। शुरू में उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, जैसे हर दूसरी चेतावनी को करता आया था। मगर जब दूर धूल के बीच पुलिस की गाड़ियां साफ दिखाई देने लगीं, तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वह अभी भी खुद को संभालते हुए अपने लोगों को इशारे कर रहा था, मानो यह दिखाना चाहता हो कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन उसके भीतर कहीं एक दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से डर झांकने लगा था। कुछ ही मिनटों में पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। वर्दीधारी अफसर गाड़ियों से उतरे। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मगर हर कदम में अधिकार झलक रहा था। उन्होंने सबसे पहले स्थिति का जायजा लिया। जाम, हथियारबंद लोग और बीच में खड़ा सेना का ट्रक। भीड़ अपने आप पीछे हटने लगी, जैसे सबको एहसास हो गया हो कि अब खेल का मैदान बदल चुका है। एक वरिष्ठ अधिकारी आगे बढ़ा और सीधे कर्नल अर्जुन मल्होत्रा के पास आया। उसने सम्मान के साथ उन्हें संबोधित किया, उनकी बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाकर हालात को समझने का संकेत दिया। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। विक्रम प्रताप राणा, जो अब तक खुद को इस इलाके का बादशाह समझ रहा था, पहली बार हाशिए पर खड़ा दिख रहा था। उसने कुछ कहना चाहा, आगे बढ़कर अपनी शिकायत रखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज उस अधिकार के सामने फीकी पड़ गई। इसी बीच किसी ने भीड़ में से चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। कुछ ही पलों में वह वीडियो फैलने लगा। एक तरफ सत्ता का घमंड, दूसरी तरफ शांत खड़ा एक सैनिक। फोन पर फोन आने लगे और विक्रम प्रताप के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। उसका निजी सहायक उसके पास आकर फुसफुसाया और उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी आंखें फैल गईं। उसने जल्दी से फोन निकाला, स्क्रीन पर चमकता नाम देखा और गले से सूखी सी आवाज निकली। फोन पर बातचीत छोटी थी, मगर हर शब्द भारी। दूसरी तरफ से साफ कहा गया कि मामला ऊपर तक पहुंच चुका है और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। विक्रम प्रताप ने इधर उधर देखा, मानो किसी सहारे की तलाश में हो, लेकिन हर चेहरा अब उससे दूरी बनाए खड़ा था। जिन लोगों ने कुछ देर पहले उसकी हां में हां मिलाई थी, वे अब नजरें चुरा रहे थे। प्रशासन ने बिना किसी हंगामे के कार्रवाई शुरू की।
गाड़ियों को एक तरफ हटाने का आदेश दिया गया, हथियारबंद लोगों को पीछे किया गया और रास्ता साफ किया गया। हर कदम शांत था, मगर निर्णायक यह वही न्याय था जो शोर नहीं करता लेकिन असर गहरा छोड़ता है। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा ने अपने जवानों की तरफ देखा और उनकी आंखों में पहली बार खुले तौर पर सुकून दिखाई दिया। विक्रम प्रताप राणा अब अकेला सा लग रहा था। उसका काफिला बिखर चुका था, उसकी आवाज में वह धार नहीं रही थी। उसने कर्नल की तरफ देखा, कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द उसके गले में अटक गए। शायद उसे पहली बार समझ आया कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह खड़े होने में होती है। जब प्रशासन ने कर्नल को आगे बढ़ने का संकेत दिया, तो उन्होंने बिना किसी विजयी भाव के सिर हिलाया। ट्रक का इंजन दोबारा गूंजा और धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। रास्ते के किनारे खड़े लोग उस दृश्य को देख रहे थे। एक शांत, अनुशासित विदाई। कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं, बस एक गहरी समझ कि आज यहां कुछ बदल गया है। यह बदलाव किसी हथियार से नहीं, बल्कि संयम और व्यवस्था से आया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। ट्रक के आगे बढ़ते ही सड़क पर जमा हुआ तनाव जैसे पीछे छूटने लगा। धूल फिर से हवा में उठी, लेकिन इस बार उसमें घमंड नहीं था, सिर्फ थकान और एक अधूरी सी चुप्पी थी। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए यह कोई जीत का पल नहीं था, न ही किसी को नीचा दिखाने का अवसर। यह बस एक स्थिति का अंत था, और उनके भीतर वही पुरानी सोच कायम थी, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो, अगला कदम हमेशा आगे की जिम्मेदारी की ओर होता है। ट्रक के अंदर जवानों की सांसें अब थोड़ी सामान्य हो चुकी थीं। किसी ने खिड़की से बाहर झांका, किसी ने गहरी सांस ली, और किसी ने मन ही मन उस संयम को सलाम किया जिसने आज सबको सुरक्षित रखा। कुछ दूरी तय करने के बाद गुरदीप ने धीमे स्वर में कहा, साहब, आज अगर आपने रोका न होता तो। उसकी बात अधूरी रह गई। कर्नल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर लड़ाई हथियार से नहीं जीती जाती गुरदीप, कुछ लड़ाइयां दिमाग और धैर्य से जीती जाती हैं। यह कहते हुए उन्होंने सामने फैलते रास्ते की तरफ देखा, जो अब पहले से ज्यादा खुला लग रहा था। उनके शब्द सिर्फ गुरदीप के लिए नहीं थे, बल्कि उन सभी जवानों के लिए थे जो यह समझ रहे थे कि वर्दी की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन है। पीछे छूटे उस रास्ते पर विक्रम प्रताप राणा अब भी खड़ा था। उसके चारों ओर पहले जैसी हलचल नहीं थी। उसके लोग चुपचाप अपने अपने वाहनों में बैठ चुके थे और प्रशासनिक अफसर अपनी औपचारिकताओं में लगे थे। उसके चेहरे से घमंड पूरी तरह उतर चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी खालीपन ने ले ली थी। कुछ घंटे पहले तक जो खुद को उस इलाके का राजा समझ रहा था, अब वही आदमी सवालों से घिरा हुआ था। सवाल कानून के, सवाल समाज के, और सवाल उसके अपने भविष्य के। अगले कुछ दिनों में वह वीडियो जो किसी अनजान हाथ ने रिकॉर्ड किया था, हर जगह फैल गया। लोग इसे सिर्फ एक झगड़े की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि एक आईने की तरह देख रहे थे, जिसमें सत्ता और संयम का फर्क साफ दिखता था। चर्चाएं हुईं, बहसें चलीं, और बहुत से लोगों ने पहली बार खुलकर कहा कि ताकत का मतलब डर पैदा करना नहीं, बल्कि डर के सामने खड़े रहना होता है। प्रशासन ने अपना काम किया, जांच शुरू हुई और फैसले कागजों पर उतरने लगे। यह सब बिना शोर के हुआ, मगर असर दूर तक गया। कुछ समय बाद वही सड़क, वही खेत, वही दोपहर का सूरज। फर्क सिर्फ इतना था कि लोगों की नजरों में अब वह रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा था। वह एक याद बन चुका था उस दिन की, जब बिना एक भी गोली चले, बिना एक भी हाथ उठे, सही और गलत के बीच की रेखा सबको दिखाई दी गई थी। गांव के एक बुजुर्ग ने किसी से कहा था, उस दिन हमने समझा कि असली राजा वो नहीं होता जो डराता है, बल्कि वो होता है जो खुद पर काबू रखता है। कर्नल अर्जुन मल्होत्रा अपने काम में लौट चुके थे, वैसे ही खामोशी से जैसे हमेशा रहते आए थे। न उन्होंने किसी इंटरव्यू की चाह रखी, न किसी प्रशंसा की। उनके लिए यह सब कर्तव्य का हिस्सा था, और कर्तव्य कभी तालियों का मोहताज नहीं होता। कहीं दूर, सीमा पर, वे फिर से उसी जिम्मेदारी में डूबे हुए थे, जहां नाम नहीं, सिर्फ फर्ज मायने रखता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पद, कुर्सी और ताकत, ये सब अस्थायी होते हैं, आज हैं, कल नहीं। लेकिन इंसान का चरित्र, उसका व्यवहार,
और उसका संयम वही होता है जो उसे सच में परिभाषित करता है। जब ताकत सामने खड़ी हो और फिर भी आप सही रास्ता चुनें, तब समझिए कि आप जीत चुके हैं, भले ही दुनिया को वह जीत शोर में न दिखे। अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख लगी हो, अगर आप भी मानते हैं कि अनुशासन और धैर्य आज भी इस समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में साझा कीजिए और ऐसे ही सच्चे, जमीनी और सोचने पर मजबूर करने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सहभागिता ही ऐसे संदेशों को आगे तक पहुंचाती है